बयानों का तो मैं नहीं समझता कोई खास विशेष मतलब होता है, या उनको परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जा सकता। उनका कहने का मतलब क्या होता है और वैसे क्या मतलब। उन्होंने बयान दिया है कि जी हाँ, हमने जी अपनी कुर्सी छोड़ने, कोई अपना एक शासक कोई भी वो छोड़ेगा क्या इस तरह से। वो लड़ाई इस बात की है कि वो वहां रहना चाहते हैं, कुर्सी तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, तो ऐसा कहने से तो ये तो एक कहने वाली बात है। दूसरा जो आपने कहा कि जो यूएसएस गेराल्ड फोर्ट मूव कर रहा है, वो करीब 2 हफ्ते में वहां पहुंच जाएगा, तो अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर कोई अटैक होता है और लड़ाई वो लंबी भी चले, अगर 10-15 दिन 20 दिन की भी, तो उस तरह से के लिए स्थिति मजबूत भी करेगा। और जो एक बात ये भी है कि अभी 19 तारीख, ये 17 फरवरी को एक जो है जनेवा मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग के अंदर में सेकंड दौर ऑफ मीटिंग है अमेरिका के और ईरान के बीच में, ओमान के थ्रू ही है। उसमें कोई सहमति बन जाए इसके चांसेस कम है। तो मुझे तो लगता है ये जो मीटिंग और बातचीत है, ये सिर्फ एक समय की के लिए है, कि दोनों ही तरफ खासकर अमेरिका जो है अपने समय की इंतजार कर रहा है और प्रेशर डाल रहा है। पर जहां तक सब कुछ लगता है, तो मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक, फरवरी के एंड तक शायद अमेरिका और इसराइल मिलकर अटैक कर देंगे। और बातचीत तो होएगी नहीं। वो इसलिए नहीं होएगी कि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि जी मैं तो संवर्धन संवर्धन यूरेनियम का थोड़ा कम करूंगा, और वो भी तब जब मेरे ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का समझौता अपनी मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने के लिए, या हुती हमस जो प्रॉक्सीज हैं उनको बंद करने के लिए वो तैयार नहीं है। और जो इसराइल ये चाहता है कि मिसाइल का भी प्रोडक्शन बंद हो और जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाए। और इसराइल का काफी वहां पे जो है, इस बात को अमेरिका को मानना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता बातचीत होंगी और अल्टीमेटली ये अटैक हो जाएगा अमेरिका की तरफ से और इसराइल के। और इसराइल ने तो ये कह दिया कि अगर अमेरिका भी नहीं करेगा तो हम अकेले करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई तो होगी, और वो कब होगी उसका कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि फरवरी के एंड तक हो जाएगी। बैक टू यू। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, पहले ये कहा जा रहा था कि अभी जो बातचीत हो रही है, पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की होने वाली है। उस बातचीत के खत्म होने तक का तो इंतजार कर लीजिए। आप अभी से ही अपनी तैनाती बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। बातचीत असफल होती तब आप जंग की ओर जाते, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि बातचीत सफल होगी या नहीं, और अभी से ही आप जंग की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो ट्रंप को लेकर उनके इस फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ट्रंप का जो व्यक्तित्व है वो एक बिजनेसमैन वाला है। रियल एस्टेट के डीलर हैं। उनको मालूम है कि अगर प्रतिपक्षी से रियल एस्टेट खरीदना है सस्ते में, बढ़िया रियल एस्टेट खरीदना है, तो क्या करना है? लगातार उससे बात भी करते रहो और इस तरह की कार्रवाइयां भी करते रहो कि प्रतिपक्षी को लगे कि उसके रियल एस्टेट की वैल्यू क्रैश करने वाली है, ताकि वो तुरंत उसको बेच के भागने के चक्कर में आ जाए। वो इसी मनोभावना को लेकर ईरान पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दबाव ईरान पर बनाए रखें, ताकि ईरान जब बातचीत करने के लिए टेबल पर आए तो जरा कमजोर होकर बातचीत करे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने बार बार कह दिया है कि अगर हम बातचीत करेंगे, आप हमारी कनपटी पर बंदूक रख के बातचीत नहीं कर सकते। अब जैसे जेरार्ड वोट को भी कूच कर दिया जा रहा है ईरान की तरफ। तो अभी वो फिलहाल अटलांटिक महासागर में है, क्यूबा के पास है। अगर हम याद रखें तो वेनेजुएला में इसी जेरार्ड वोट का इस्तेमाल करके डेल्टा फोर्स के जो कमांडो थे वो हेलीकॉप्टर के द्वारा काराकास गए थे, जहां उन्होंने निकोलाई मादुरो को हाईजैक कर लिया था। अब वहां से वो चलते चलते पहुंचेगा भूमध्य सागर में, और डिप्लॉय हो जाएगा भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर। वहां से उसको ऑपरेट करने पड़ेंगे अपने जो विमान है उस पे। बढ़िया विमान है, F-35 है, F-14 है। तो ये जो विमान है उनको भूमध्य सागर से लॉन्च करने पड़ेंगे, जहां वो टेक ऑफ के बाद लेबनान के ऊपर से उड़ते हुए, सीरिया के ऊपर से उड़ते हुए, इराक के ऊपर से उड़ते हुए ईरान पर आके बॉम्बिंग करेंगे। ऐसा पहले भी कर चुका है अमेरिका। तो ये दिखाता है क्यों दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर।
ये समझना पड़ेगा कि ये दुविधा अमेरिका के सामने इसलिए है क्योंकि गल्फ क्षेत्र के ज्यादातर देशों ने ही अमेरिका को कह दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल, उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर सकता हवाई युद्ध ईरान के ऊपर छेड़ने के लिए। तो जाहिर बात है जब उनके जमीन का इस्तेमाल अगर मना कर रहे हैं, जैसे कि समझिए सऊदी में तो यूएस एयरफोर्स पहले से ही डिप्लॉयड है। अब अगर सऊदी बोल रहा है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके आसमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यूएस एयरफोर्स सऊदी अरेबिया से टेक ऑफ करके ईरान तक नहीं जा पाएगी, इसीलिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मंगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको मिलिट्री आकलन देता हूं, दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला करेगा अगर अमेरिका, और उसमें इजराइल तो जाहिर बात है शामिल हो ही जाएगा, फिर भी जो नुकसान होगा ईरान को, मिलिट्री ठिकानों को या न्यूक्लियर ठिकानों को, वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। देखिए लास्ट टाइम युद्ध चला था 12 दिन, तो इस बार भी युद्ध कितना दिन चलेगा? 7 दिन, 12 दिन, 2 हफ्ते, 14 दिन। उसके बाद इजराइल को भी रेस्ट लेना पड़ेगा और यूएस अमेरिका के जो विमान हैं उनको भी रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ईरान में बमबारी से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। हां, उसके ठीक पहले या बमबारी के दौरान अगर ईरान की जो जनता है वो फिर से आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ आ जाए सड़कों पर और बड़ी तादाद में आगजनी करे, तो शायद अमेरिका की बमबारी प्लस ईरान के अंदर अराजकता का माहौल दोनों मिलके शायद आयतुल्लाह खमेनी को बाध्य करेगी वो देश छोड़कर रूस भाग जाएं। जी बिल्कुल देवनाथ सर, बंसल सर के पास चलेंगे। बंसल सर, अमेरिका और इजराइल को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें ईरान से तो खतरा है ही कि उनके मिसाइलें उनके पास हैं, घातक मिसाइलें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को। और लेकिन जो ईरान के समर्थित संगठन हैं, खासकर हुतियों को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं अगर जंग हुई तो। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि हुती भी नुकसान पहुंचा दें अमेरिकी सेना को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। जितने भी प्रॉक्सीज हैं अभी ईरान के, उसमें हुती ही थोड़ा सा है जिसके पास में कुछ बचा हुआ है। लेबनान के अंदर में जो हिजबुल्लाह था वो खत्म सही हो चुका है, हमास खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो इजराइल पहले इनको खत्म कर रहा है, लेबनान में जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उन पर भी, और हुती पर भी जो अटैक करके हुती जो हैं उनको भी खत्म करेगा। और हुती का क्या है, हुती क्या करता है? हुती ये करता है कि जो रेड सागर में है, लाल सागर के अंदर में जितने वहां पे एसेट्स हैं या जो जहाज आते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, और इसराइल के ऊपर में भी कुछ अटैक, कुछ मिसाइलें उनकी पहुंच जाती हैं। अब वो कितने हथियार अभी रिप्लेनिश कर पाया है ईरान, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बात यह है कि अभी तो सबसे बड़ी बात ये रह जाती है, क्योंकि जो मेन लड़ाई है, जो पिछली बार लड़ाई हुई 12 दिन की, उसमें ज्यादातर जो पार्टिसिपेट किया था इसराइल ने, वो चलती रही थी। और वो हैमर, मिडनाइट हैमर किया था अमेरिका ने, तो शायद एक ही दिन अटैक किया था। अब मेनली जो है ये दोनों की फोर्स मिलकर करेगी। तो हुथी कुछ अगर वो डैमेज कर देता है, अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है हुथी, तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बाकी और जगह कुछ करता है तो वहां पे, या जो अमेरिका के बाकी जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, तो वहां तक तो हुती का पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन सब बातों को देखते हुए थ्रेट दे रहा है, हुती भी दे रहा है, हिजबुल्लाह भी दे रहा है, देने को तो हमास भी दे रहा है कि भाई हम भी कुछ करेंगे। तो ये सब थ्रेट हैं और ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है जिसमें सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। पर जो मिलिट्री बिल्डअप और जो टेक्नोलॉजी ईरान को खत्म करने के लिए या उस पर बहुत धावा बोलने के लिए अमेरिका और इसराइल के पास है, वो किसी के पास उनके है नहीं। और ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले अमेरिका बहुत सोच रहा है और बहुत अपनी जो पूरी तैयारी करने के बाद ही अटैक करेगा। कोई कच्चा या कोई प्रीएम्प्टिव अटैक नहीं करेगा। इसके साथ साथ वहां पे बीच बीच में जो जो विद्रोह की आग को भी भड़काया जा रहा है कि वो भी कुछ जो शांत हो जाती है उसको भड़का देते हैं, जिससे कि वहां पे और कमजोरी हो जाए। और जो इस समय इकोनॉमी है जो ईरान की, वो भी बहुत ध्वस्त हो रही है, उसको भी धीरे धीरे कम या खत्म किया जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए जितना समय बीतेगा
तो ईरान कमजोर भी होगा और मजबूत भी होगा। मजबूत किस लिए होगा? वो इसलिए कि जो उनको बाहर से हथियार मिलते हैं, चाहे चाइना से ले लीजिए, रशिया से ले लीजिए, या साउथ नॉर्थ कोरिया से ले लीजिए, जो किम जोंग से, तो वो वैगनर आर्मी वहां पहुंच गई। तो ये एक जो बड़ा दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है। अब कौन को ज्यादा कर सकता है? अब दो बातें हैं, कितनी ज्यादा कमजोर हो रही है, किसका बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, इन सब बातों को देखते हुए अल्टीमेटली ये सब डिपेंड करेगा। और कई बार ये भी कहा जाता है कि हम हो सकता है ईरान कोई प्रीएम्प्टिव अटैक कर दे डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस में। उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर ऐसा ईरान नहीं करेगा, ईरान को जो है वो तभी जवाब ही देगा वो। और जवाब देने में भी अगर विध्वंस मचा देता है पहले इजराइल और अमेरिका, और अटैक बहुत जबरदस्त हो जाता है और उनको रेस्पॉन्ड का मौका ही नहीं मिले, और जिसकी वो खासकर तैयारी इसी तरह से कर रहे हैं, तो फिर ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर तो सभी कुछ जो है उनका, अब की बार सिर्फ न्यूक्लियर ठिकाने नहीं है, उनकी मिसाइल को ध्वस्त करना है। और रिजीम में जो उनके सारे बड़े बड़े नेता हैं उनको भी खत्म करने की, या जो उनका जो आईआरजीसी है उसको भी खत्म करने का इरादा है। तो इन सब बातों को देखते समय के मुताबिक ये देखते क्या होता है। अभी जो थोड़ा और समय लगेगा पोजीशन के, और यू नेवर नो, कुछ भी पता नहीं है। कुछ बातचीत अभी चल रही है, कुछ नहीं है, हो सकता कभी भी अटैक हो बिल्कुल। जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, कभी भी हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.